कक्षा 9 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402 यूनिट नंबर 5। इसमें ग्रीन स्किल्स देख रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी यानी कि सतत विकास और हरित या हरी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब है? आज जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी जो अर्थव्यवस्था का विकास हम कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग कर रहे हैं और आगे जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए ये खत्म हो जाएगी। यानी आगे आगे के जो आपके बच्चे हैं उनके बच्चे हैं, क्योंकि जो हम ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे बहुत ही सीरियस गंभीर परिणाम होने वाले हैं। खास तौर पे अगर हम पर्यावरण को देखें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या पर्यावरण में जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाएंगी। और वो शुरू क्या होंगी? आज जो हम देख रहे हैं वो आप फ्यूचर का तो छोड़ दीजिए, आज ही हम इतने सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं एनवायरनमेंट के कारण, जिस जो हमने इतने सालों में खराब किया है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो लोग कंज्यूमर हो गए हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। लोगों को हर चीज चाहिए, लोगों को जो चीज नहीं चाहिए वो भी चाहिए, यानी लग्जरी चाहिए, आराम चाहिए, उसके लिए तमाम चीजें बनती चली जा रही है। तो हो क्या रहा है कि जब लोग ज्यादा हो गए, इनकम ज्यादा हो गई, तो इनको क्या है, उनको सामान चाहिए, सामान चाहिए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेंगी। और जब भी ये प्रोडक्शन होगा या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगी, इसका सीधा मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग किया जाएगा, उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका शोषण किया जाएगा। तो होता यह है, और हमें करना क्या है कि जो समाज है, हम और आपके जैसे लोग, उनको किसी तरीके से जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, यानी कि जो सस्टेनेबल है उसको तो हम सतत सतत विकास की स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, लेकिन जो नहीं हो रही है, जो अनसस्टेनेबल है, ऐसे विकास हम जो कर रहे हैं, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे आगे चल के हमें नुकसान पहुंचने वाला है, उनको हमें परिवर्तित करना है, उनको चेंज करना है। अदरवाइज अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से हम उसे खराब कर देंगे, धीरे धीरे, हौले हौले हम इसको बिल्कुल चरमरा देंगे। तो कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, कैसे सतत सतत विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए? तब हो सकता है कि एज ए इंडिविजुअल, अगर मैं गंदगी ना करूं, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं गंदगी ना करूं, मैं बोलूंगा नहीं अरे इन्होंने कचरा फेंक दिया, उन्होंने कचरा फेंक दिया। हर एक आदमी अगर गंदगी ना करे तो पूरे के पूरे लोग गंदगी नहीं करेंगे और इससे सफाई रहेगी। यही तो हमें यहां भी करना है कि सबको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सबकी जो जिंदगी है जिस तरीके से वो जी रहे हैं, सबको सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास या ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जिससे आगे परेशानी ना हो। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो कम है, नॉन रिन्यूएबल जो है वो तो खत्म ही हो जाएंगे, रिन्यूएबल को भी समय लग रहा है। तो अगर हम इसका समझदारी से उपयोग ना करें, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ना करें, तो फिर आगे बहुत गंभीर समस्याएं होने वाली है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे मैं कह रहा हूं सतत विकास, ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन यहां पर दिया है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी WCED ने 1987 की ये डेफिनेशन है। और उसमें क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि जो सतत विकास की प्रक्रिया है, ये सतत विकास है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द पीपल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सीधे से मतलब ये है कि आज जो मैं कर रहा हूं, आज मैं जो खा रहा हूं, आज जो मैं उपयोग कर रहा हूं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो या रिन्यूएबल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जिस भी कैटेगरी की आप बात करें, आगे चल के मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके लिए भी वो सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब आगे की जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, उनकी नीड्स, उनकी जरूरत भी पूरी होनी चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल लीजिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि हम इस तरीके से एग्रीकल्चर करें, ऐसी कृषि करें, ऐसे पर्यावरण के दोस्त या पर्यावरण के फ्रेंडली तरीके अपनाएं फार्मिंग के, ताकि जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर क्रॉप का, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करें, चाहे लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक होते हैं जानवर, जैसे बकरा हो गया, आपके गाय हो गया, कैटल हो गया, भैंस हो गया। तो अगर आप, चाहे आप एग्रीकल्चर क्रॉप उगा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, या लाइफ स्टॉक जानवर पाल रहे हैं,
उनका इस तरीके से आप आज हमको जो भी फार्मिंग के तरीके हैं वो सारे के सारे फ्रेंडली होने चाहिए। किसके? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब ये है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी इंसान को, किसी भी नेचुरल सिस्टम को ये नुकसान ना पहुंचाए। तो इसमें क्या करना होगा? पहली चीज जरूरी क्या हो जाता है इसमें? पहली चीज तो ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज ना यूज करेंगे जिसमें केमिकल का उपयोग होगा, क्योंकि केमिकल अल्टीमेटली हमारे फूड चेन में या फिर हमारे जो इकोसिस्टम है हम उसमें से जाके वो बैठ जाएगा और फिर हम उसको उपयोग करने लगेंगे तो आगे चल के वो नुकसान पहुंचाएगा। चाहे जमीन में जाके बैठे, चाहे पानी में मिल जाए, चाहे बायोडिवर्सिटी में। बायोडिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें को मिलना, पानी का भी, पहाड़ का भी, हवा का भी। बायोडिवर्सिटी इसे कहते हैं। तो जैव विविधता, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडिवर्सिटी ये एक शब्द आ रहा है इसमें। तो जैव विविधता क्या होती है? बायोडिवर्सिटी होता क्या है? अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं, उनकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो एक जगह पे मिले आपको और वो विविधता मिले, इनकी वैरायटी मिले। मान लीजिए कोई किसी जगह पे कोई स्पीशीज आपने ऐसा किया कि वो खत्म होने लगी, एंडेंजर्ड हो गई। आप चाहे उनको उनका शिकार कर रहे हो, चाहे उनके खाने में ये जहर मिला रहे हो, एक ही बात है। तो वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। कहीं कुछ जो जानवर या प्लांट्स मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। तो आप चाहे छोटी सी जगह पे ले ले, चाहे रीजन में ले ले, चाहे कंट्री, चाहे वर्ल्ड की बात में कर ले। तो बेसिकली क्या है कि जो इकोसिस्टम है, यानी हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हम पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं। और ये केवल जमीन की बात नहीं है, ये जमीन की बात नहीं है, पानी की बात भी है। मतलब लैंड एंड वाटर दोनों है इसमें, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों आता है। जरूरी क्यों हो जाता है भाई? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? क्यों आपको हर जगह हर तरीके का जानवर, हर तरीके के पेड़ चाहिए या मैक्सिमम तरीके के पेड़ चाहिए? क्योंकि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका मेन काम है कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे क्या होगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे आपके आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं तो आप क्या लेते हैं? आप मल्टीविटामिन खाते हैं। इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो इनको कहाँ से मिलेगा? जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जमीन जो बनती है वो कैसे बनती है? पत्थरों से बनती है। ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा हवा जो सर्कुलेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो O2 बनती है और जो गंदगी है वो ठीक होती है, पानी ठीक होता है। ग्लोबल लाइफ सपोर्ट, यानी कि जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है प्लांट, ऑक्सीजन देता है। तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक बैलेंस है वो वाटरशेड, मतलब आप समझ लीजिए पानी का प्रोटेक्शन कह रहे हैं। जो पानी बह रहा है या रिवर बह रही है उसको किसी तरीके से ऐसा, जो हमेशा बहती थी आजकल देखेंगे कि वो सूख जाती है, तो उनको हम थ्रू आउट द ईयर बहने दें। वो जो इरोजन कंट्रोल हो रहा है हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है कि भाई जमीन की ऊपर ऊपरी परत जो है वो झड़ती चली जा रही है। और जो फ्लड आ रहा है, जो पानी सबको उजाड़ के चला जा रहा है, वो सब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें देखिए कि यहाँ पर आदमी भी है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर ये जो पक्षी है वो भी है। सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए कि हमको यहाँ बायोडाइवर्सिटी मिले। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब जैसे मैंने आपसे बताया कि सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की प्रक्रिया कहते हैं इसको। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट करिए, कोई नहीं कह रहा कि विकास की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास इस तरीके से हो कि आज आपकी जरूरत पूरी हो तो वो कल भी हो। यानी कि आज से 50, 100, 1000 ऐसे साल बाद भी जो हमारी नई जनरेशन आएगी, आती रहेगी, फ्यूचर जनरेशन तो आती रहेगी। आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे। तो अगर हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ में हमारी इनकम भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ जितने भी हमारे अर्थ में रिसोर्सेज हैं उनको खा जाएं और आगे ना तो पर्यावरण को ठीक छोड़े आगे के बच्चों के लिए, ना हम समाज को रहने दें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कब आया है? ये जो सतत विकास की प्रक्रिया है, ये शब्द कहां से आया है? ये शब्द आया था 1987 में। अब देखिए एक नाम लूंगा मैं यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और रिपोर्ट का नाम था ब्रंट लैंड रिपोर्ट थी। और ये इस रिपोर्ट में 1987 में बता दिया गया था कि किस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से जो इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, या जो भी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब अब सारा विश्व एक जैसा हो गया है। यहां से सामान बन के वहां जा रहा है, वहां से सामान बन के यहां जा रहा है, यहां से लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहां जा रहे हैं, और तमाम चीजें डेवलपमेंट हो रहा है। लोग पहले
सोच भी नहीं सकते थे आज से 20 साल पहले कि हवाई जहाज में ट्रैवल करें। अब हर आदमी, हर मिडिल क्लास आदमी हवाई जहाज में ट्रैवल करता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लोगों का, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो उसके लिए 1987 में एक रिपोर्ट आई थी। वहां पर ये जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया, ये कॉइन हुआ था या फिर ये आया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका जो हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, पहले तो हम उसको खत्म करें। हमको रिसोर्सेज, संसाधन, चाहे वो कोई भी हो, रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, जो जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हमें अर्थ दे रहा है, मदर अर्थ, या फिर हम खुद पैदा कर रहे हैं, इनको हमको कम करना चाहिए। जो भी सामान है, हम उसको रिसाइकल करें, हम उसको रीयूज करें। जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि जो भी हो सकता है, जो भी बायो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें, बायो का मतलब ये होता है कि जहां पर लिविंग चीजें आ जाती है। तो बायोलॉजी में जो भी चीजें आती हैं और जो भी रिसोर्सेस हैं, हमको अपने मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि उनको हम संजोए, संभालें। जितने पेड़ हम लगा सके उतना अच्छा है। जितनी भी हम बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल खड़ी कर रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। जितने पेड़ लगाएंगे उतना अच्छा है। और आपको प्लास्टिक जैसी चीजों का यूज बिल्कुल खत्म कर देना है। आपको बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा या फिर किसी और प्रक्रिया से ये मिट्टी में या और जिस भी कंपोनेंट में बने हैं उसमें टूट जाएंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल लाखों साल तक आपके साथ रहेंगे, उनको नहीं यूज करना है। और जो भी आप टेक्नोलॉजी आज डेवलप कर रहे हैं वो सारी की सारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, या पर्यावरण के साथ होनी चाहिए, पर्यावरण के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेडरॉक ऑफ आवर एंटरप्राइज फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमको सब साथ काम करना पड़ेगा, सबको कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी पूरे विश्व को, ऐसा उनका कहना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो एसडीजी है, यहां पर मैं फिर से यही दोनों चीजें लाना चाहूंगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसको हम एसडीजी कह रहे हैं, गोल मतलब होता है लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया सतत विकास की प्रक्रिया। तो सतत विकास की प्रक्रिया के जो लक्ष्य हैं, जिसको हम ग्लोबल गोल्स भी कह रहे हैं, जिसको हम जीजी ग्लोबल गोल भी कहेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व के लिए कॉल है, सबके लिए एक कॉल है कि भाई पहले तो आप पॉवर्टी हटाइए, देश पूरे विश्व को बचाइए। मतलब पूरे प्लैनेट की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। और ये देखें कि लोग जो हैं खुश रहें, यानी कि पीस में रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, और साथ में प्रॉस्पेरिटी हो, सबको वो सब चीजें मिले जो वो चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा, ये जो आप यहाँ पर एक ग्रिम्स देख रहे हैं, वो सारी चीजें इस एसडीजी में आती है। जैसे मैंने बताया, जो एसडीजी है उसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये हुआ था सितंबर 2015 में। और यहां पर 2030 एक एजेंडा बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो जो 2030 एजेंडा है, और इसके जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 गोल्स, ये जो यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं मैंने, ये एसडीजी जो यहाँ पर है, ये 17 जो सस्टेनेबल गोल है, उसको 2015 में पूरे वर्ल्ड लीडर ने, पूरे विश्व के जितने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने अडॉप्ट किया। और एक रास्ता, यानी कि रोड मैप था, किस तरीके से हम ये सब चीजें पाएंगे, कैसे हम इसको अडॉप्ट करेंगे, कैसे हम इसको फलीभूत करेंगे कि हम किसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करें, सतत विकास भी हो, जहां पर कोई भी बेचारा गरीब ना रहे, ना छूटे, लेकिन साथ में हम ये भी देखें कि पर्यावरण या बाकी चीजों को नुकसान ना हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी, एक एक करके अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो एसडीजी है, इसमें जो एसडीजी है वो इसलिए बनाया गया था कि पहली चीज तो ये है कि भाई जो बिजनेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट, सरकार और जो सोसाइटी, समाज, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई पॉवर्टी को घटाना है, सारी जेंडर इक्वालिटी करना, मतलब जो गरीबी है उसको हटाना है, औरत मर्द दोनों समान हो, पानी का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल, क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, और जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, इन सब पे ध्यान देना है हर देश को। तो कई कंट्रीज ने पॉलिसी और रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिया है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, कि भाई सबको जो इकोनॉमी हो वो इस तरीके से बढ़े कि आगे की सारी चीजें सही हो। जो कोर स्किल है, यानी अब देखिए कि अगर आपको एक सोलर कुकर लगाना है, तो सोलर कुकर के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्किल्ड आदमी चाहिए। तो ग्रीन स्किल्स हमको डेवलप करनी पड़ेगी, या कहें ग्रीन वर्कर चाहिए, यानी पर्यावरण के फ्रेंडली वर्कर चाहिए।
और इससे क्या होगा कि ये जो ग्रीन वर्कर है ऐसे तो नहीं बन जाएंगे। आपको, हमको, सबको जो पर्यावरण है, जिसे कहते हैं हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के बारे में जानकारी, और आपको विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि भाई जो सतत विकास की प्रक्रिया है उसको हम जाने समझें और उसको फलीभूत करें, अपने अपने जिंदगी में लाएं। तभी हम कुछ इन सब गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ग्रीन ग्रोथ, ऐसा कैसा डेवलपमेंट हो या विकास हो जो ग्रीन हो? इसका तात्पर्य यह है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम अपने देश को आगे बढ़ाएं तो सबको इंक्लूड करें, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसके अलावा हम ये भी देखें कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, यानी पर्यावरण जो है वो सतत विकास की प्रक्रिया हो, आज के लिए नहीं, हम कल के लिए भी सोचें। जो मिनिस्ट्री है हमारी, इसको मिनिस्ट्री को ध्यान से सोचेगा क्योंकि इसके 2-3 बार आएगा नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो हमारी एक मिनिस्ट्री है और वो डील करती है पर्यावरण से, आपके फॉरेस्ट से यानी जंगलों से, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने ये देखा कि उनके विजन में ये है कि जहां पर पॉवर्टी इरेडिकेशन तो है, यानी कि गरीबी को हटाना तो है, इसके अलावा हमें जो भी ग्रोथ करनी है, किस तरीके की ग्रोथ करनी है, वो ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो ग्रीन ग्रोथ जरूरी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रीन इकोनॉमी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए कि जितना नुकसान हमें हो चुका है वो आगे भी हो। अब जो फाइनेंस कमीशन है हिंदुस्तान का, वो क्या कर रहा है हिंदुस्तान का, उसने जो कहा कि ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें ने कहा कि हमें जो भी आज स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, कोई भी तरीके अपना रहे हैं, वो एनवायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण को, बायोडाइवर्सिटी को, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ना पहुंचाए, और इकोनॉमी इस तरीके से आगे बढ़े कि वो सबको, पुअर से पुअर को भी अवेलेबल हो जाए। वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब होता है जो बेचारे, जिनको डर रहता है या जो हमेशा कमजोर होते हैं या कमजोर रहे हैं। तो किस तरीके से ग्रीन ग्रोथ होगा, कितना आगे बढ़ेगा, इसका मेन चीज है कि हम रिसोर्सेस कितने यूज कर रहे हैं, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कितने रिसोर्स चाहिए और कितना हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं करेंगे तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो वो रोटी कैसे खाएंगे। तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम नहीं कम कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, उसको रखना तो है ही। तो ये तरीका ये फाइनेंस कमीशन ने बताया है। और अगर वो कहते हैं कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज लगना हो सकता है, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन लगना हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगना हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा हो तो ध्यान ये रखा जाए कि इसका पर्यावरण पे इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट या इंपैक्ट क्या हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए व्हीकल्स की बात करें, एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने जरूर देखा होगा कि आप शायद 10 साल पहले आपके शहर में इतना ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन अब अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आप इस ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते हैं, घंटों फंसे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, टाइम आपका भी वेस्ट हो रहा है, बाकी जितनी भी गाड़ियां यहां वहां हैं उनका भी वेस्ट हो रहा है। तो और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, जो नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, वो सबकी सब चीजें इस तरीके के हैं जो आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगी। तो इस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम एकदम से नहीं रिप्लेस कर सकते। आपको मैं कहूं कि आज आप गाड़ी से मत जाओ, आप 10 साल से गाड़ी से जा रहे हो, आप बोलोगे नहीं गाड़ी से नहीं जाओ, आप जाओ टेम्पो से चले जाओ या बस से चले जाओ, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा इजाद करना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और इसको धीरे 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 हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इट शुड बी स्लोली रिप्लेस कहा गया है यहाँ पे, धीरे 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 कन्वर्ट करेंगे ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे लोग आ जाए, या ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो ग्रीन गाड़ियां हों, हरी नहीं, कलर में नहीं, मतलब जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट जिसका या
कहें कि पर्यावरण पे जो इफेक्ट हो रहा है वो कम से कम हो। ग्रीन इकोनॉमी, अब इसमें अगर हम इसको लिटरली कन्वर्ट करें तो ये होता है हरा अर्थव्यवस्था। इसको हम नाम देंगे हरित अर्थव्यवस्था। ये जो शब्द आया है ये कब आया, कॉइंड कब हुआ? ये हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1989, इसमें गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां पर बहुत सारे जो लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट थे या एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी एनवायरमेंटलिस्ट अलग होता है जो एनवायरमेंट के लिए काम करता है, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो और इकोनॉमिस्ट भी हो, यानी कि पर्यावरण को ध्यान रखते हुए वो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, उन्होंने एक खाका तैयार किया, देखिए आगे की चीज ऐसी होनी चाहिए, यानी इस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। तो यूएनईपी, ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको सोशल इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि आदमी रहेगा तभी एनवायरमेंट की बात करेंगे हम, है ना। लेकिन सोशल इक्वालिटी तो हमको रखनी है, साथ में हमको जो एनवायरमेंटल रिस्क है, पर्यावरण को जो खतरा है, उसको कम से कम करना है। और जो इकोनॉमी या कहें इकोलॉजिकल स्केर्सिटीज है, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब यही है कि भाई लो कार्बन हो। मैंने आपको जैसे बताया था, जो कार्बन है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो हमारे ग्लोब में जो सूरज की किरण आती है, उससे जो दो तरीके की लाइट निकलती है, यानी जो अर्थ करता है, एक रिफ्लेक्ट कर देता है, एक अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्ब जो छोड़ता है ना, वो उसको ये एक परिधि में रख लेती, ताकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा गर्म रहे, वरना इतना ठंडा हो जाएगा रात को कि आप रह नहीं पाओगे, मतलब बर्फीला हो जाएगा। वो आप देखते भी हैं, क्योंकि जो हमारे पोल्स हैं, कितने कितने बर्फ जमी हुई, वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर। तो इन्होंने कहा कि एक तो लो कार्बन होना चाहिए, दूसरा है कि जो भी रिसोर्स आप यूज करें, एफिशिएंटली यूज करें, उसका अंधाधुंध या फिर गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना करें। और सोशल इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व करना है। ये यूएनईपी ने कहा था 2011 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको आगे बढ़ाना है अपने देश को, साथ में सेम टाइम क्लियरली कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, लेकिन एनवायरमेंट का ही, पर्यावरण का उतना ही ख्याल आपको रखना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के? अब हमने ये तो पढ़ लिया, इनकी डेफिनेशन भी बता दी आपको, लेकिन होगा कैसे? ये कैसे होगा? पहली चीज तो ये है कि आप जब भी फैक्ट्रीज लगाएंगे, कोई भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि भाई इंडस्ट्रीज लगाइए, जैसे आप क्रॉप, पेड़ उगा रहे हैं, कोई अब अच्छी बात है ये तो, लेकिन इसमें केमिकल्स का जो उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, वो तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है इसमें, जो नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करिए, इसमें आप यूज करिए, क्योंकि ये इकोनॉमी को सीधे के सीधे इफेक्ट कर रहा है। आप इसमें क्या करिए कि लोगों को बताना पड़ेगा आपको, या लोग समझ जाएं कि धीरे धीरे कि भाई ये जो फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड आप यूज करते हैं, वो आपके फूड चेन में आ जाएगा, और आप यहां पर है, कहीं ना कहीं आपके या जो फ्लोरा फौना है उनके बीच में ये चीज आ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि आपका जो हेल्थ इशू है या हेल्थ हैजार्ड है, तो धीरे धीरे लोग इसको समझेंगे। जब समझेंगे तो लोग कहेंगे, फार्मर को प्रेशर डालेंगे इन पे कि भाई ऐसा है कि ये जो केमिकल का इस्तेमाल है वो जरा कम करिए। धीरे धीरे जब इनके इनके दिमाग में आएगा कि हमें लोगों के कि हमें ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इकोनॉमी तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, पर्यावरण का दोस्त भी हो। तो उससे क्या होगा कि जो फैक्ट्रीज लग रही हैं या जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो इको सेंसिटिव होगी, क्योंकि हर चीज डिमांड और सप्लाई है। जो डिमांड करेगा तब सप्लाई होगी। अगर आप किसी चीज का डिमांड ही नहीं है, तो वो उसकी इंडस्ट्री बनाने से क्या फायदा, बिकेगा तो है नहीं वो। लेकिन अगर वो बिकना है तो आपको ही प्रेशर डालना पड़ेगा, या फिर लोगों में नॉलेज देनी पड़ेगी। इसको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। तो आपको क्या बनना है? ग्रीन कंज्यूमर बनना है। क्या बनना है? ग्रीन कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है कि आप वो इंसान बनेंगे जो एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में सोचते हैं, और उन सामान को खरीदते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण के दोस्त हो, इको फ्रेंडली हो, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें उनके फ्रेंडली, उनको नुकसान ना पहुंचाए।
जैसे पैकेजिंग कम से कम हो उन प्रोडक्ट्स में, उसमें केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, यानी कुछ केमिकल या कोई प्रिजर्वेटिव ना मिला हो, और जो आप एक बार यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन ना करें। पोल्यूशन मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, ये ना करें। अगर छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान देंगे तो ग्रीन इकोनॉमी इकोनॉमी तो चलनी है साहब, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे भी कुछ दायरे, हमारी भी कुछ सोच है, और हमें भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी, एक हरित अर्थव्यवस्था, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यह है कि वो एनर्जी जहां से आती है, वो सोर्सेस, वो रिसोर्सेस ऐसे हों ये एनर्जी को पैदा करने के, जो रिन्यूएबल हो, यानी कि एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दोबारा ही आ जाएगा। हवा का इस्तेमाल जितना भी करें, हवा तो हमेशा रहेगी, ये तो खत्म नहीं होगी। यहाँ पर जितना भी आप पिक्चर में देख रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर हरित तरीके से हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हैं। चाहे आप विंड करें, विंड में पावर होता है, हवा होती है, वाटर पानी बहता है तो बहुत तेज इसमें एनर्जी होती है। सन है, सन तो ऑलमाइटी है, इसकी गर्मी से तो आप वाकिफ हैं, इसकी एनर्जी से आप वाकिफ हैं। अर्थ है अपना, अर्थ का बायोमास जो है, यानी जो पेड़ पौधे जिनका देहांत हो जाता है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये तो पोल्यूशन कम करेगा, एक तो चीज है। अब हिंदुस्तान की एक तारीफ करनी पड़ेगी, जितने 10 टॉप कंट्रीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सोलार से रिलेटेड सोलार कुकर हो गया, सोलार बैटरीज हो गया, विंड से रिलेटेड या विंड मिल हो गया, और बायोमास हो गया। एक कंट्री तो ऐसी है पूरे विश्व, उस वहां पर विंड विंड मिल, हर जगह विंड मिल लगी हुई है, उस पूरे कंट्री में वही लगी हुई है। आपको मुझे उसका जवाब देना है, कौन सी कंट्री है वो? ग्रीन बिल्डिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्डिंग ले और हरा कलर पोत दें उसमें। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसका जब जब ये चले, जब इस पे काम हो या आप इनमें काम करें, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हो, साथ में जब ये लोग इसमें आके काम करना शुरू करें, मतलब ये ऑपरेशनल हो जाए, यानी ऑपरेशनल जब हो जाए तब इसमें एनर्जी, वाटर और जितने भी रिसोर्सेज, संसाधन है, उनका बहुत जुडिशली, समझदारी से उपयोग किया जाए। और साथ में वेस्ट जो हो, गंदगी जो पैदा करें आप, यहाँ जो भी लोग हों, या ये जो बिल्डिंग पैदा करती है, वो भी कम से कम हो। इसको हरी बिल्डिंग कहते हैं, हरित बिल्डिंग कहते हैं। मतलब ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से इतना गर्दा पैदा होता है, इतनी गंदगी पैदा होती है, और इतना पावर यूज होता है कि आप पूछिए मत। और हम अगर 10-10% भी सारी बिल्डिंग कम कर दे तो आप सोचिए विश्व का क्या क्या रूप हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देखिए, होता यह है कि हम हमारे घर में, हम हैं, मैं खुद क्या बता रहा हूं, किसी के पास भी अगर 4 लोग घर में है तो 4 गाड़ियां होंगी, है ना? एक कार होगी, एक बाइक होगी, साइकिल से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना? सबको आराम चाहिए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खासतौर पे ये वाले जो हैं, ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब इतना नुकसान ये पहुंचा रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसका एक तो कॉस्ट भी कम हो ताकि सब ले सके, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा तो फिर कौन लेगा। दूसरा ये है कि लोग इधर से उधर जा सके। पता चला कि अगर आप इलेक्ट्रिक साधन ले आए, वो क्या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलता है एक चार्ज पे, तो आप क्यों लेंगे उसको? जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। और एनवायरमेंट को कम से कम ये नुकसान पहुंचाए, ये हमें आगे के लिए सोचना है। और आप ही लोगों को सोचना है, क्योंकि आप ही आगे की जनरेशन है ना? जो 60-70 के हो गए वो हो गए, अब आपको सोचना है। वाटर मैनेजमेंट, पानी, किसी ने कहा है कि, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा कथन कहा कि बिन पानी सब सून, ऐसी कोई लाइन कही थी और बड़े दिमाग में बैठी हुई है कि भाई अगर आपका पानी नहीं होगा और पानी में आप पोल्यूशन कर देंगे, गंदा पानी, जैसे मैंने आपको ये अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बताया, पानी का भी बताता हूं आपको। हमको पानी एक एक बूंद बचाना है। हम नहा रहे हैं, घंटों घंटों नहा रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, हर दिन गाड़ियां धो रहे हैं, तो गाड़ी गंदी रहेगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन पानी का जो नुकसान हो वो हर दिन वो क्या होगा। पानी जो भी है उसको रिसाइकल करिए, इस्तेमाल करिए, ताकि दूसरों को वो यूज में आए। वेस्ट मैनेजमेंट, हम करते क्या है, एक काली पॉलिथीन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो काली पॉलिथीन लिया, उसमें सारा कचरा डाल दिया, उसको बंद करके बाहर रख दिया, और फिर कचरे वाले को फोन किया, अरे भाई साहब आपने कल उठाया नहीं। अरे साहब इसमें आपने क्या क्या डाल रखा है, इसमें कांच भी है, इसमें आप घर के पपीता काटा उसका भी बीज है, सब कुछ है। तो आप देखिए, जो भी आप गंदगी करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो लैंड, वाटर,
एयर पोल्यूशन करता ही करता है। तो इसके लिए आप सेपरेट करिए ड्राई वेस्ट और जो वेट वेस्ट है उनको अलग करिए, और सबसे बड़ी बात 3 Rs का इस्तेमाल करिए, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करिए। कम से कम इस्तेमाल करिए, जो भी चीजें उसको दोबारा उपयोग करने की कोशिश करिए, और रिसाइकल करिए। बार बार चीजों का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वो गलत है, उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। फिर बात आती है लैंड मैनेजमेंट की। लैंड हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं, रहने के लिए जंगल है, लैंड पे फैक्ट्रीज है, घर, रोड है। तो ग्रीन इकोनॉमी की जहां तक बात आती है, हम यहां पर इस तरीके से यूज करें या इस जमीन का ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं बस बड़ा सा जमीन दे दी और उसमें तमाम तरीके की चीजें हो रही है। आपके बिल्डिंग है, चलिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है, रहेंगे कहां लोग, पेड़ लगाइए इनके बीच में, साफ सुथरा रखिए इनको, गंदगी जमीन पे मत डालिए, और प्रॉपर यूसेज हो। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा एक आदमी है जिसके पास 100 एकड़ में अकेला रह रहा है, एक बेचारा 1 एकड़ में 100 लोग रह रहे हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि जो हरित अर्थव्यवस्था है वो कम से कम रिसोर्सेज यूज करती है, इससे मतलब बिल्कुल मिनिमम, एकदम मिनिमम पॉल्यूशन कम करती है, प्रदूषण कम करती है, और साथ में सबके ग्रोथ की बात करती है, सब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। अब आप बोलिए कि आपका माइक्रोवेव, चलिए आप माइक्रोवेव नहीं, बाइक कह लेते हैं, माइक्रोवेव सबके घर में नहीं होगा, तो बाइक खराब हो गई या स्कूटर खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो आप क्या करते हैं? आप खुद ठीक कर सकते हैं? मैं नहीं मानता। कुछ लोग कर सकते होंगे, लेकिन आपको सीधा मिस्त्री के पास जाना पड़ता है, या माइक्रोवेव के लिए आपको सैमसंग या एलजी वाले को फोन करता है, सर वो माइक्रोवेव गर्म करना बंद कर दिया, सर आ जाइए। ये तो करते हैं। तो आपको एक आदमी चाहिए जिसके पास ये स्किल हो, वही तो ठीक करेगा। तो जब हम हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास वो लोग होने चाहिए जो जिनके पास ये स्किल हो। अगर आप कहें सोलर कुकर कैसे चलता है, कौन कौन बता पाएगा? विंडमिल इंस्टॉल करनी है, कौन कर पाएगा? तो हिंदुस्तान के पास जो आज चैलेंज है, या फिर किसी भी देश के पास जो चैलेंज है, वो ये है कि जो फूड है, खाना, सबसे पहली बात खाना, उसके बाद पानी, वाटर, उसके बाद जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को देना है। हम हमारा मेन एम क्या है कि भाई पहले तो पॉवर्टी को या फिर गरीबी को खत्म करें, और साथ में हम ये भी देखें कि सतत विकास की प्रक्रिया हो, यानी कि आगे के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज रहे। तो जरूरी ये हो जाता है कि हमको ग्रीन जॉब्स बनाने पड़ेंगे। और ग्रीन जॉब्स क्यों है? क्योंकि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं कि अनसस्टेनेबल ये ग्रोथ या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी हम ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसी जगह जाएं। अभी हम सब सब अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पूरे प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। हमको ऐसी जगह जाना है, ऐसे इकोनॉमी में जाना है जो सबके लिए अच्छा हो। तो यहां पर मैं ग्रीन जॉब की बात करूंगा। ग्रीन जॉब ये हो सकता है कि भाई कहीं भी यूज हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, ग्रीन जॉब हर जगह है। ग्रीन जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पहले मैं आपको ये चित्र के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि एक फार्मर, क्योंकि देखिए रोटी के बगैर तो हमारा काम नहीं चलता, हम किसानों के बगैर तो नहीं रह सकते। तो साहब ये एक फार्मर है। अब इनको अगर बताया जाए, ये तो अपना ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं वो कर रहे हैं, इनके पास वही स्किल है, या फिर इन्होंने ना तो पढ़ाई लिखाई की है, अगर पढ़ाई लिखाई की भी है तो फिर ये अच्छी तरह जानते हैं कैसे करना, क्योंकि जो नहीं पढ़ाई लिखे किए होते हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हमको इनको समझाना है कि भाई जो ग्रीन इकोनॉमी है, आपको ये करना, ये करना, ये करना है, तो इनकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? अब यहां पर इस चित्र को देखिए, यहां पर एक साहब दिख रहे हैं आपको। ये जो साहब हैं ये कौन है? ये आपके ग्रीन टेक्नीशियन है, या इनको ग्रीन इंजीनियर कह लीजिए। इनके पास ये स्किल है, इनके पास ये नॉलेज है कि कैसे सोलर पैनल को ये रख पा रहे हैं, डिजाइन कर पा रहे हैं, इनको इंस्टॉल कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। सारा काम सोलर पैनल का ये जानते हैं। तो ये ग्रीन जॉब है इनके लिए, ये इस नौकरी पे है, और साथ में ये ग्रीन इकोनॉमी में अपना रोल निभा रहे हैं। क्लियर हो गया? ग्रीन इकोनॉमी के लिए स्किल डेवलपमेंट या ग्रीन जॉब क्यों जरूरी है? ग्रीन स्किल्स क्या हुआ इसमें? ग्रीन स्किल्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि ग्रीन स्किल मतलब आप हरी हरी हर चीज बना दो। ग्रीन का मतलब होता है पेड़ पौधे, जो भी हरा है ना? तो ग्रीन स्किल का मतलब ये होता है कि भाई हमको पहले तो ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना है, हरित अर्थव्यवस्था को, और इसके लिए हमको स्किल चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आपको आदमी चाहिए होता है, आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते। अब स्किल्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात मैं कर लूं, या सीवर वाटर ट्रीटमेंट की बात कर लूं, जैसे गंदगी जो होती है जो आप घर से छोड़ते हैं उसको साफ करना होगा,
रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा आ जाएंगे, जैसे विंड हो गया, हवा हो गई, आपका पानी हो गया। क्लाइमेट के बारे में सोचना, क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज, मतलब क्लाइमेट चेंज भी होता है तो भाई उसको ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो, मतलब ऐसा ना बन जाए कि बस दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन उसमें ये ध्यान देना है कि हरित तरीके से हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और जो सॉलिड वेस्ट बनेगा, ड्राई वेस्ट तो चलिए आप जमीन में दबा दें वो मैन्योर बन जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट होता है, प्लास्टिक होता है या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, उसका क्या करना है? तो ग्रीन स्किल एग्रीमेंट ये क्या होता है? ग्रीन स्किल एग्रीमेंट ये बताता है कि ऐसी स्किल या ऐसा हुनर आप किसी में दे दें, ऐसी किसी नॉलेज या उस ऐसी जॉब किसी को सिखा दें, जिसको हम ग्रीन स्किल भी कह रहे हैं। वो टेक्निकल स्किल होती है, वो ऐसा नहीं कि भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी 2-4 लाइन बता दी, आप सीख लिए ना। ये बेसिकली आपके अंदर वैल्यूज पैदा करेगी, मॉरल पैदा करेगी, अंदर से एथिक्स आएंगे और आपका एटीट्यूड होगा, और उस वर्कफोर्स के लिए होगा, या ऐसी वर्कफोर्स तैयार करनी है जो कोशिश करेगी, वो लोग ऐसे होंगे जो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, या जो भी इंडस्ट्री से पैदा हो रहा है वो कम्युनिटी के लिए फायदा हो, कम्युनिटी के लिए, और साथ में एनवायरमेंट के लिए फायदा हो। उनके अंदर ये एक बात होगी कि हमको जो करना है वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और साथ में पर्यावरण के लिए करना है। तो ग्रीन स्किल में क्या क्या आ सकते हैं? ग्रीन स्किल किस तरीके से, अगर आप किसी में बता दें कि भाई ग्रीन स्किल हमने इसको दे दी है, नॉलेज दे दिया है, इसको जॉब दे दी है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है? उसके लिए देखिए, पहली चीज ये है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सोलर कुकर हो गया, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। पानी और वाटर, ये सब जो जिसमें गंदगी होती है, वेस्ट जो घर से निकलता है उसका मैनेजमेंट होगा, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है। पानी जो आ रहा है उसको संभाला जाएगा, उसको सेव किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा। एनर्जी का किस तरीके से कम यूज करें, और अगर उसको संरक्षण करें, पॉल्यूशन को कम से कम करें। तो ग्रीन स्किल बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? चक्कर ये है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमको तो एक ट्रांजिशन लेना है ना। जैसे आज हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमको हर चीज चाहिए, हमको लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, हमको हवाई जहाज में चार्टर भी जाना है, सारी हमारी इच्छाएं कोई कम नहीं है। तो इस कंज्यूमरिज्म, या कहें कि जिसमें आज एनर्जी और एमिशन इतना ज्यादा है, एनर्जी इतना ज्यादा हम खा रहे हैं और इतना ज्यादा हम प्रदूषण फैला रहे हैं, इस तरीके की इकोनॉमी से हमको कहाँ जाना है? हमको एक साफ, क्लीनर और ग्रीन इकोनॉमी में जाना है, साफ सुथरी इकोनॉमी में जाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ग्रीन जॉब्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी कि हमको जो क्वालिटी है एनवायरमेंट की वो बचाना पड़ेगा। तो ये ग्रीन जॉब ये कौन कौन से हो सकते हैं? सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी के लिए हम चीजें बनाएंगे, जैसे सोलर लाइट बना रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। सोलर कुकर यही एग्जाम्पल है। सोलर वाटर हीटर। तो इनके लिए आपको क्या चाहिए? इनके लिए आदमी चाहिए होगा। ये जो आदमी है इनको तैयार करना जरूरी है, इसलिए ग्रीन स्किल और ग्रीन जॉब्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं आज। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नीशियन इंजीनियर्स तो हमको चाहिए। अब जितने भी आजकल जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जिसमें योग्यता आपकी या फिर जो किसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, इसको हम शैक्षणिक योग्यता कहते हैं या फिर शैक्षणिक ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि अ, इसमें एक चीज सिखा दी जाती है कि देखिए साहब, आपका फ्रिज खराब हुआ, माइक्रोवेव खराब हुआ, इसको ऐसे ठीक करना है। इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा दिया जाता है। मान लीजिए कोई वेल्डर है, उसको वेल्डिंग के बारे में समझा दिया जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन हमको जो आज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे आगे बढ़ना है। तो यहां पर एक संस्था है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है ये? नेशनल, फिर से लिख देता हूं, एनएसडीसी। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 2015 में सरकार ने लॉन्च किया था। और इनका मेन ध्येय ये है, मेन इनका काम ये है कि हमको एक तो ट्रेनिंग एक्टिविटीज बढ़ानी है हर जगह, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी स्टेट में हो, पूरे देश में ट्रेनिंग देनी है, लोगों का स्किल बढ़ाना है, लोगों का हुनर बढ़ाना है। और हुनर बढ़ाने के साथ साथ उनको ग्रीन स्किल भी सिखाना है, उनको पर्यावरण के लिए तैयार करना है, उनको पर्यावरण के बारे में बताना है कि आपका जो भी काम हो वो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली हो। ओके, तो ग्रीन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे के लिए। ग्रीन स्किल आज आगे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन स्किल में जरूरी ये है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आपको मिलेगा या आप सीख रहे हैं, तो आपको बोलना भी अच्छा आना चाहिए। बोलना अच्छा क्यों आना चाहिए, मैं इस पे डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि हम हर साल 28 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 28 सितंबर को हम ग्रीन कंज्यूमर डे मनाते हैं। यहां पर लोग
अपने विश्व को, अपने ग्लोब को, प्लैनेट को प्यार करते हैं और छोटे छोटे एक्शन करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं जिससे इस पूरे विश्व को बचाया जा सके। ज्यादा रिसाइकल करते हैं जितना वो आमतौर पे करते हैं। ग्रीन कलर पहन लेते हैं ताकि हम दिखा सकें लोगों को, ये वो वाला कलर नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? बाकी हमारा पड़ोसी, समझ रहे हैं आप? ये ग्रीन मतलब ये पूरे विश्व के लिए, हर चीज ग्रीन है। या तो आपको ग्रीन दिखाई देगा, ब्लू। हमारा जो पूरा आकाश है वो ब्लू है, पूरा समुद्र ब्लू है और बाकी चीजें ग्रीन है। और ग्रीन हमें आंखों को बड़ी पसंद भी आती है। तो आज हमको ये समझना है कि ये मदर है, हमारी माँ है, और माँ का जिस तरीके से आप इज्जत करते हैं वो माँ आपकी पृथ्वी भी है। आपका देश होना हो आपके लिए, लेकिन आप ये पूरी पृथ्वी, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं आप, और आप ये कहें कि मैं यहाँ हो रहा हूँ, रह रहा हूँ, और बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पड़ेगा पड़ेगा, ये तो बाउंड्री हमने बनाई है, ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। आपको जो पाकिस्तान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको पूरे देश, अपने देश को ना सोच के पूरे विश्व को सोचना है। तो मैं कह रहा था कि ग्रीन स्किल्स अगर आप आगे, तो बहुत जरूरी है आपको ये, चाहे आप किसी भी स्किल में जाएं, लेकिन आपको बोलना भी अच्छा आना चाहिए। बोलना अच्छा इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप अपनी बात पहुंचा सके, आप अपनी बात दूसरे से कह सके। तो ग्रीन स्किल्स में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो, यहां तक हम बता रहे थे कि भाई जो ग्रीन स्किल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के फ्यूचर के लिए भी, और इसमें हमको अच्छी वोकैबुलरी भी चाहिए, बात करने का अंदाज भी चाहिए। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई जो ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर है, जैसे जहां पर आप काम करें और ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो एफिशिएंट हो, ऐसी बिल्डिंग जो पावर भी कम कंज्यूम करती हो, जिसमें जो वेस्ट है वो भी कम निकलता हो। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हम पहले भी बात की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और ये जो इनिशिएटिव है यहां पर देखिएगा वो है स्किल डेवलपमेंट का, यानी कि हुनर बढ़ाने का। और वो खास तौर पे एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि आपके पर्यावरण के लिए। और जो फॉरेस्ट सेक्टर है, फॉरेस्ट सेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो जंगल है हमारे, वन, ताकि जो आज के यंगस्टर्स हैं, आज के जो यूथ हैं, वो किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पा पाए, या तो उनको नौकरी मिले या खुद ही वो अपना कोई नया रोजगार शुरू करें। और इसका नाम दिया गया, ये क्या नाम है इसका? ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीएसडीपी कहते हैं इसको। तो इसका मेन ये है कि लोगों को, या लड़कों को या लड़कियों को, आपको जिस तरीके से इस प्रोग्राम के तहत टेक्निकल नॉलेज दीजिए, उनको जानकारी दीजिए, प्रौद्योगिकी सिखाइए, और साथ में इनके दिमाग में ये भी चीज बिठाइए कि भाई आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया का ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंटल चेंज जो हो रहा है, जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कहीं भी बरसात हो जा रही है, कहीं भी बर्फ गिर जा रही है बे टाइम, ये आज की जरूरत है कि भाई जो लेबर डिमांड है और स्किल सप्लाई सभी सेक्टर में हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एनवायरमेंटल चेंज होगा तो ये समझ लीजिए कि ऑटोमेटिव जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है, जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई हम एसी ला रहे हैं, ये हमारा 5 स्टार का है या 6 स्टार का है, तो बेसिकली इसमें भी आपको ऐसे लोग चाहिए। चाहे पावर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं या फिर कहें कि सेक्टर्स हैं, वहां पर एनवायरमेंटल चेंज के कारण जो लोग हैं जो इसको कर पाएंगे या इसको आगे बढ़ा पाएंगे, उसकी जरूरत है। तो ग्रीन स्किल का सारा मतलब यह हुआ कि वो सारी स्किल्स, वो सारे हुनर, वो सारे आपकी शिक्षा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेगी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को तो आगे बढ़ाएगी बढ़ाएगी, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, पर्यावरण का प्रोटेक्शन भी होगा, कंजर्वेशन भी होगा। अब अगर मैं यहां ले जाऊं आपको, नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी। अब मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, अब किसी तरीके से, क्योंकि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रीन स्किल्स की बात कर रहे हैं, या ग्रीन आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो भी नाम ले लीजिए ग्रीन के साथ आप, है ना, इसमें ग्रीन कौन करेगा इसको? कोई ना कोई तो आदमी होगा, ऐसे तो बगैर आदमियों के तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर इनकी जरूरत है। तो इसमें जो नॉलेज है या वो स्किल है जो इस ग्रीन इकोनॉमी के लिए चाहिए, यानी कि जो जो आपको उसको हुनर देना है और जो जानकारी देना है, वो कैसे होगा? पहली चीज ये है, मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। पहली चीज ये है कि कोई भी आएगा, जैसे ये साहबी है, तो ये क्या करेंगे, आके देखेंगे या ये जानेंगे कि भाई किसी भी चीज का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है। अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो इसका पर्यावरण पे क्या क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, प्रभाव क्या होने वाला है।
और हमें उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना है जो इन नेचुरल रिसोर्सेस को, ये जो प्राकृतिक हमारे संसाधन को कम से कम यूज करे। एक और चीज ये है कि हर चीज का रूल रेगुलेशन, जैसे हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है या हर चीज का एक लेड डाउन रूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से कि जो लेजिस्लेशन है या गाइडलाइंस है, जो चीजें एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या इस तरीके से चीज दी है कि कैसे हम किसी भी वस्तु का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें, उसका उपयोग ऐसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का कि ये सारी चीजें ध्यान में रहे। यहीं पर बात आती है सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियंस। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होने वाला है, मतलब आज ये है तो कल क्या होगा, तो आपको प्रिडिक्शन होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, प्रोजेक्शंस होने चाहिए कि भाई ये है तो ये होने वाला है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर गर्मी जो भी 1 2 या 3 की बात करते हैं, अगर उतनी पहुंच जाएगी तो क्या होगा, और उसके बाद हमको थोड़ा सा आगे के जो रिसोर्स हैं वो बचाने हैं, और उसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेंगी, यानी कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा या ऐसे हमारे प्रबंधन होंगी या तकनीकें होंगी जिससे हम आगे के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहे, आगे के संसाधनों की अवेलेबिलिटी हमारे आगे के जनरेशन के लिए, उस पर भी ध्यान देंगे। ये जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि भाई क्लाइमेट कम से कम चेंज हो और वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए, हमारी किसी भी एक्टिविटी या गतिविधियों के कारण चीजें खराब ना हो जाए। सपोर्ट रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स बना, मतलब जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑटोमोटिव का कर रहे हैं, चाहे चाहे आप सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो एफिशिएंट हो, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा खाता ना हो। उसके अलावा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, हम संसाधनों का उपयोग जो करें कम से कम करना है और वेस्ट कम से कम निकालना है। उसके अलावा सपोर्ट लो कार्बन इंडस्ट्री। मैंने जैसे कहा, कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है, इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसा करना है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, या फिर सन एनर्जी हो गई, जैसे विंड सोलार वाटर कह रहा हूं मैं, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में ध्यान में हो, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और ऐसी टेक्नोलॉजीज या इस तरीके की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जो कार्बन एमिशन कम से कम, कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम से कम हो। व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? तो ग्रीन जॉब का मतलब ये है कि जैसे आप हैं, आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप क्या करते हैं, कोडिंग जाके करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा, उसकी शुरुआत से एंड तक जो भी प्रोसेस है वो आप जानते हैं ना, आपको ये पता है, ठीक है जी। ग्रीन जॉब क्या है? ये भी एक जॉब है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक रोजगार है, और इसका मेन काम ये होता है कि हमारी जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है किसी भी सेक्टर में, मैं केवल कोई पर्यावरण में जाके काम नहीं कर रहा है, अगर आपको कार बनानी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर आपको मान लीजिए मेटल बनाना है या माइनिंग करनी है, सब चीजों में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आके बताएगा या ये देखेगा कि हमारी जो भी काम हम कर रहे हैं उसका एनवायरमेंटल क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और हम ये वो तय करेगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, आज ही हम सब ना खा जाए। तो ये इस तरीके के जो जॉब होते हैं वो जो इकोसिस्टम्स हैं, आज का जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या कहें कि जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें चाहे एनर्जी की बात करें या कोई भी संसाधन या साधन की बात करें या और पानी की बात करें, उनको बचाने का काम करेगा, उनको हमको सेव करना है। तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जैसे मैंने बताया, कृषि में हो सकता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, आर&डी में हो सकता है, हर जगह ये ग्रीन जॉब्स की आवश्यकता होगी। क्योंकि असली बात यह है कि जब हम हाई कार्बन, जो आज हमारा कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा है, उससे अगर हमें एक क्लीन इकोनॉमी या लो कार्बन इकोनॉमी पे जाना है, उस अर्थव्यवस्था पे जाना है, तो हमको इकोनॉमिकली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ओके, तो जिस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है कि भाई ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें कम से कम यूसेज हो एनर्जी का और बहुत बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल हो, कम से कम 10 से 20% हम एनर्जी यूटिलाइजेशन कम कर सके। तो अगर इस ग्रीन बिल्डिंग को बनाना है तो कौन कौन चाहिए? आपको ऐसे लोग चाहिए, कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ये इंजीनियर्स हो सकते हैं, ये टेक्नीशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं इस तरीके के। तो कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या ग्रीन जॉब्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे रोजगार जिसको हम ग्रीन जॉब कह रहे हैं? तो पहली चीज समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं करना है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात में कौन आदमी आ जाएगा? उसके लिए हमको लगेगा कि भाई कोई पानी को जांचने वाला, पानी को समझने वाला आदमी चाहिए, वैसा टेक्नीशियन चाहिए। अगर वाटर शेड मैनेजमेंट करें, जैसे पानी बचाना हुआ, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहें, पानी को अपने जो छत पे आता है या फिर हमारे
होम हाउस के ऊपर आता है, उसको संभालना और उसको बचा के रखना। तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से पानी को जमा किया जाएगा एज अ प्रोफेशनल, है ना, पानी उड़ तो नहीं जाएगा, पानी खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसे आपको सोलर पंप टेक्नीशियन चाहिए होंगे। ऐसे आपको जो ग्रीन हाउस वाले आदमी है कि भैया कौन सी चीजें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी नहीं है, ऐसे टेक्नीशियन चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करना है और ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो इको फ्रेंडली होना चाहिए या फिर हमारे एनवायरमेंट का फायदा करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या जवाब हो सकते हैं। जैसे अगर हमको ऐसी बिल्डिंग बनाएं, ऐसा कंस्ट्रक्शन करें कि वहां पर कम से कम एनर्जी यूज हो, ऐसी इक्विपमेंट लगाएं कम से कम एनर्जी उसमें यूज हो। या फिर हम चाहते हैं कि भाई जो इसका ऑडिट करें, बाकायदा बिल्डिंग का ऑडिट करें और तरीका देखें कि भाई किस तरीके से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकें हम, जो भी इसमें पावर यूज हो रहा है। और ऐसे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमको काफी सारे लोग चाहिए होंगे, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग बनाना इतना आसान नहीं है। हम नॉर्मल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लम्बिंग चाहिए जो ग्रीन प्लम्बिंग करता हो, जो जो पानी, क्योंकि वाटर तो सबसे पहले हमको संसाधन को बचाना है। ऐसी सेंसर होना चाहिए कि पानी कहीं गिर रहा हो, कोई आदमी नहीं है तो फट से उसको बंद कर दे। तो ये सब करने के लिए हमको ग्रीन बिल्डर्स, ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल, ग्रीन वर्कर, ऐसे लोग जो उस बिल्डिंग को बना सकें, इस चीजों को बना सकें, उनमें काम कर सकें और जो डिजाइन कर सकें, वैसे लोग चाहिए। अगर एनर्जी की बात करें तो जो भी जहां भी पावर प्लांट, मान लीजिए एक पावर प्लांट है, वो किस तरीके से एनर्जी बचा रहा है और कैसे वो कार्बन पैदा कर रहा है, इसके लिए हमको आदमी चाहिए। इस पावर प्लांट मान लीजिए वो कुछ पैदा, अपना एनर्जी पैदा कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा करे, ज्यादा से ज्यादा लॉस, कम से कम लॉस हो। तो यहाँ पर हमको सोलर सेल वाले लोग चाहिए होंगे, टेक्नीशियन, इंजीनियर चाहिए होंगे। हमें यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो चाहिए होंगे जो विंड एनर्जी या विंड मिल वगैरह के बारे में जानते हो। यहाँ पर विंड एनर्जी के नॉलेज वाले चाहिए हमको। बायोफ्यूल, यानी कि हमारे जितने भी संसाधन हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनसे कैसे हम फ्यूल पैदा करें, एनर्जी पैदा करें। वेव, हवा, ये आपका वेव्स हैं, पानी की जो लहरें हैं, वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं टरबाइन घुमाने में, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर निकालने में। अगर कोई फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है तो हमको पेड़ लगाना और पेड़ को कम काटना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है कि फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर एक साथ हो। वर्टिकल फार्मिंग कैसे होती है कि हम एक साथ चीजें मिला मिला के करें, तो हम इससे क्या है, बगैर काटे हुए चीजों को हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नेचुरल साइंटिस्ट चाहिए, तो ये भी तो ग्रीन जॉब ही हुए। ऐसे रिटेल की बात कर लें, अब ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं साहब जो कम से कम बेसिकली कोई भी चीज वो यूज कर रहे हैं वो एनर्जी इको फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए हमको वो आदमी भी तो चाहिए जो कैश कर सके, अकाउंट बना सके, सेल कर सके इन चीजों का। अगर आप जाएंगे भाई ये सोलर सेल ले लीजिए, कोई नहीं लेगा। आपको उनके फायदे, अच्छाई, नुकसान ये सब बताने पड़ेंगे। ऑटोमेटिव और ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, गाड़ी, कार वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हमको कार इंजीनियर्स चाहिए होंगे। चाहे हम ऐसी गाड़ी डिजाइन करें जो कम से कम फ्यूल लेती हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रही हो, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाए। और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, चाहे हम कहें कि पेट्रोल है, डीजल है, उन सबके अलावा जो चीज यूज हो सकती है, तो हमको इंजीनियर्स चाहिए होंगे। ये ग्रीन जॉब्स ही हैं। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटलिंग वगैरह की बात करें, तो जब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ऐसा करना है कि भाई यहाँ जब भी कोई अगर टूरिस्ट आएगा तो उसको कहीं ना कहीं ले जाना होगा, कहीं ना कहीं उसको रखना होगा, तो उसको कहीं ना कहीं सेटल कराना होगा। और कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप उसको, तो इसके लिए इको टूर गाइड चाहिए और ग्रीन टूर गाइड चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी जगह ले जाएं जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली और इको फ्रेंडली हो। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन इकोनॉमी, इसको बताने वाला तो कोई चाहिए। एनवायरमेंट, आज पर्यावरण की जो शिक्षा है वो लोगों को देनी होगी, बच्चों को देनी होगी। और साथ में किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके, उसके लिए हमें R&D भी करनी होगी। तो इसके लिए हमें टीचर चाहिए जो ये जानता हो, जिसने ये चीज पढ़ी हो, जिसपे उसने प्रोजेक्ट बनाया हो, रिसर्च कर रखा हो। ऐसी ग्रीन साइंटिस्ट चाहिए, ऐसी हमको बायोलॉजिस्ट चाहिए जो कंजर्वेशन कर सके, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना को तो बायोलॉजिस्ट ही जानता है ना, जानवरों को और इन सबको कौन जानता है, बायोलॉजिस्ट ही जानता है। कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप समझ गए हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है, हमारे अर्थ को, हमारी मदर अर्थ को बचाना बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, हमारी जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे जो हम इकोसिस्टम कहते हैं उसको बचाना जरूरी है। तो कई जगह पे हमने देखा कि उन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किए, ऐसे प्रोजेक्ट जो इको फ्रेंडली है। जैसे किस तरीके से वेस्ट का निस्तारण किया जाए, जो गंदगी कचरा निकलता है, एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे हम जो गंदगी पैदा होती है आदमी से या फिर किसी और से, तो वो उसको कैसे हम मैनेज करें। बायोफ्यूल, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जो पेट्रोल डीजल नहीं है, उनका कैसे उपयोग किया जाए, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाए, ग्रीन बिल्डिंग। तो कई सारे ऐसे काम किए गए जिसका हमें चर्चा करना जरूरी है। यहां पर आप देखिए, ये एग्जांपल है जो ग्रीन प्रोजेक्ट में बता रहा हूं आपको, ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
स्वच्छ कोऑपरेटिव है। तो भाई इनका काम ये है कि जो कचरा उठाते हैं, है ना? अब यहां पर क्या है कि ये बकायदा डोर स्टेप पे लोगों के घरों में जाते हैं और उससे क्या होता है कि भाई ये इनफॉर्मल वेस्ट पिकर है। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल कचरा उठाने वाले होते हैं, इसमें बकायदा कचरा जो उठा रहे हैं वो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट होता है। ये पुणे सिटी की बात मैं कर रहा हूं, कहां की ध्यान रखिएगा, ये पुणे की बात कर रहा हूं। ये जबरदस्त सपोर्ट, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया तो जबरदस्त सक्सेस होगा ये प्रोजेक्ट। क्योंकि यहां पर बात हो रही है गंदगी उठाने की, और हम गंदगी उठाने को कितना गंदा काम समझते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि गंदगी तो हर आदमी पैदा करता है। तो अब ये इनको इज्जत दी गई है, क्योंकि पहले हम गंदा समझते थे, लेकिन अब इनको इज्जत दी गई है, मतलब डिग्निटी दी गई है। और यहां पर एक पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इन्होंने। यानी किस तरीके से चीजें जा रही हैं, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, हम कैसे सॉलिड वेस्ट का रिसाइकल करेंगे, दोबारा बना लेंगे। और बकायदा इन सब चीजों से जो भी आदमी या फिर जानवर गंदा पैदा करते हैं, उससे बायोगैस कैसे बनाई जाएगी, हर एक घर में ये बात हो रही है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रही है, जैसे कोई फिश बन रही है, या दुग्ध दुग्ध वाला डेयरी है, या जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है। तो बेसिकली क्या है कि बायोगैस बनाने की प्रक्रिया और बाकी चीजों के साथ चाहे आप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ऐसी गैस या ऐसा अल्टरनेटिव साधन बनाने की इन्होंने कोशिश की, एनर्जी रिसोर्सेज, जो एक बहुत अच्छा प्रयास था। और इसमें सब लोगों को जो वेस्ट के लिए हम जिनको मानते हैं कि ये तो गंदा उठाता है, उनको इज्जत बढ़ी उनकी। यहाँ पर मॉडर्न चूल्हा और सोसाइटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो मॉडर्न चूल्हा का मतलब ये है कि इस तरीके का चूल्हा, ऐसी चीज बनाई गई या ऐसी चीज दी गई कि भाई जिससे धूल, पहली चीज समझ लीजिए कि एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स हैं, ऐसे स्टोव हैं जो एनर्जी कम से कम यूज करते हैं, इनको हम चूल्हा ही कह रहे हैं। पहले से जमाने से चूल्हा ही कहते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लकड़ी जलेगी उससे जो धुआं आता था, ऐसे मानते थे कि जैसे 1000 सिगरेट का धुआं हमारी माताएं बहनें लेती हैं। तो जो सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जिसको इन्होंने एक मॉडर्न डीईईपी बनाया। डीईईपी क्या हुआ? ये है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्होंने एक चूल्हा बनाया इसमें, और इन्होंने क्या किया कि बायोमास का यूज किया। बायोमास मतलब पेड़ लकड़ी जो मिलती है सूख जाती है। तो इससे क्या हुआ, और साथ में बहुत सारी चीजें, जैसे पहले जमाने में हम क्या करते थे, जो गोबर के उपले जलाया करते थे, तो इससे क्या हुआ, लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम हो गया, 50% कम हो गया। और जो स्मोक निकलती थी, धुआं निकलता था, वो कम से कम हो गया। इससे एनवायरमेंटल को भी फायदा पहुंचा, पर्यावरण को, और लोगों की जो हेल्थ है उसमें भी नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मेसन है, वेल्डर्स है, जो ये बेसिकली बनाएंगे इन चूल्हे को, उनको ट्रेन किया जाता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज भी बढ़ गई, अपॉर्चुनिटीज, जो नई नई चीजें बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नया जॉब शुरू कर सकते हैं। ओके, देखिए 35,000 हाउस होल्ड से शुरू किया। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, 1995 में। अब सोचिए कितने पहले की बात है ये। बायो टॉयलेट बाय ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन, अभी जो जीएसएफ है, जिसको मैं ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन कह रहा हूं, इन्होंने ऐसा बायो टॉयलेट बनाया, इस तरीके का बायो टॉयलेट बना। और ये साफ सुथरा है, और इसको क्या किया जा सकता है, चाहे आप शहर में रख दें या फिर झोपड़पट्टी में रह दें, गांव में रख दें, जहां पर सीवेज सिस्टम नहीं है, जहां पर गंदगी है तो वह पड़ी रहती है जब तक वो सड़ ना जाए। तो अब इसका बकायदा एक सीवेज सिस्टम तैयार किया। इसमें जो डोनर्स हैं, मतलब जो लोग बेचारे इसमें काम कर रहे हैं, वो पैसा देते हैं, और ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इस टॉयलेट का यूज कैसे किया जाए, इसको सर्विस कैसे दिया जाए। मतलब यहीं के लोगों को, जैसे एक क्षेत्र का है, उनको बताया जाता है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है इससे, मैंने जैसे कहा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग नए नए काम धंधे शुरू कर सकते हैं इसमें ना। तो जो बायोडाइजेस्टर टैंक है, वो बेसिकली क्या है कि एक इको फ्रेंडली टॉयलेट है, क्योंकि जो गंदगी जाएगी तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि जो ह्यूमन आदमी की जो गंदगी निकलती है उसको सही कर देता है, और उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है। और फिर जो पानी निकलता है यहां से, उसको बकायदा इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि बार बार फ्लश जो हम करते हैं, पानी बहुत वेस्ट होता है जब भी हम टॉयलेट करते हैं, फ्लश करते हैं। सीवेज सिस्टम बहुत बढ़िया है, यानी कि जहां सीवेज सिस्टम नहीं है वहां की प्रक्रिया आसान हो गई। और उसके अलावा जो हम जमीन और पानी को गंदा कर रहे थे अपने वेस्ट से या किसी और वेस्ट से, वो बच गया। और इसके अलावा क्या होगा कि जो अनहाइजेनिक कंडीशन में लोग रहते थे, गंदगी में, पेशाब पखाने में रहते थे और वो बीमार होते थे, वो कम हो गया। अब हम सवाल और जवाब देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब अ ग्रीन इकोनॉमी करेक्टली? ग्रीन इकोनॉमी का क्या मतलब है? अब इसमें ये जो उत्तर है मैंने बताए हैं। सबसे बड़ी बात है
कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है, क्या यूजेस लेस रिसोर्सेस, बहुत हद तक सही है। यूजेस मोर रिसोर्सेज, ये तो गलत हो गया। वेस्ट वेस्ट लेस आइटम, ये भी सही हो गया। वेस्ट मोर आइटम, ये गलत हो गया। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अब इन्होंने ऑप्शंस कहा है तो हम क्या करेंगे, लेस रिसोर्स और वेस्ट लेस आइटम, ये हमारा हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें से ये भी टिक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि हमको ऑप्शंस बताने हैं, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर ग्रीन स्किल्स? ग्रीन स्किल क्या होती है? ग्रीन स्किल मतलब ये होता है कि आपको मैंने कुछ सिखाया, और ऐसा सिखाया कि आपको एनवायरमेंट के बारे में बताया, या आपको ऐसा तरीका समझा दिया कि आप उससे नौकरी भी पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रीन स्किल्स वो हुनर होती है, वो जानकारी होती है, जिससे क्या होगा कि चाहे आप प्रोडक्ट की बात करें, सर्विसेज की बात करें, प्रोसेसेस की बात करें, ये इस तरीके से आपको सिखाए जाएंगे, बनवाने के लिए आपको तैयार किया जाएगा कि जिसके लिए एनवायरमेंटल रूल होंगे या नेसेसिटीज होंगी एनवायरमेंट की, भाई अगर ये करना है तो हमको पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना है। तो इससे क्या होगा कि हम किसी तरीके से आगे जो सतत विकास की प्रक्रिया है और जो रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी है उसका जो हमारा एक सपना है वो पूरा हो पाएगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, वाटर मैनेजमेंट की बात करें, क्लाइंट रेजिलिएंट सिटीज की बात करें, ग्रीन कंस्ट्रक्शन की बात करें, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ सब जगह आपको ग्रीन स्किल्स की जरूरत पड़ी होगी। हमेशा आपको आदमी चाहिए जिसको ये पता हो ये सारी चीजें, वही कर पाएगा। फिर वो ग्रीन स्किल जो सिखाएंगे बेसिकली वो ग्रीन जॉब्स में परिवर्तित होगा, और आपको ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी। Give to examples of green skills that you can start learning from now. क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सोलर एनर्जी, सन तो कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा उसकी गर्मी आती है। इससे खाना बनाइए, पानी गर्म करिए, या सोलर सेल से आप पानी गर्म कर सकते हैं। सोलर सेल से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, अब थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, क्योंकि इसके लिए डैम वैम बनाना पड़ता है। तो बाकी चीजें भी और है। आप नॉर्मल जो सामने देख रहे हैं, बायोमास, बायोगैस और बायोमास तो कोई भी बना सकता है ना। बायोगैस का तैयारी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जो हमने चैप्टर में देखा ना, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।